सजान। आज हम आपको कक्षा 12 का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में सबसे पहले हम बात करते हैं घन कोण की। याद होगा कक्षा 11 में या हमारे पिछले वीडियो में अगर आपने गौर किया हो तो मैंने आपको मेजरमेंट में या मापन में आपको 7 राशियां बताई थी और 2 पूरक राशियां बताई थी। वो 2 पूरक राशियों में एक कोण था, दूसरा घनकोण था। वही घनकोण यहां पर हम बताने जा रहे हैं। घनकोण होता क्या है? घनकोण में हमने आपको बताया कि एकांक क्षेत्रफल या किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को ही घनकोण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई गोला है, इस गोले के इस पृष्ठ द्वारा गोले के यहां पर, ये गोले का केंद्र है ओ मान लीजिए, इस गोले के केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? घनकोण। गोले का पृष्ठ यानी कि ये भाग, इसे हम सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर ds नाम दे दे। क्या नाम दे दे बेटा? क्योंकि एक छोटा सा भाग है बेटा, इसलिए इसको ds दे दिया और इसकी त्रिज्या हमने r मान ली। ठीक, यानी कि ये जो गोला है इसकी त्रिज्या r है बेटा, और इस क्षेत्रफल वेक्टर, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल जो है, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर d ओमेगा कोण बन रहा है, इसी को नाम दिया गया है घनकोण। फिर से परिभाषा सुन लीजिए, एकांक त्रिज्या के गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को ही घनकोण कहा जाता है। एकांक त्रिज्या के गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। बेटा अभी हमने नाम लिया क्षेत्रफल वेक्टर। हमने इसको क्या का नाम दिया? क्षेत्रफल वेक्टर। और इसकी दिशा हमने आपसे कहा अभिलंबित पृष्ठ के बाहर की ओर है। जब आप कक्षा 11 में पढ़ रहे होगे तो वेक्टर वाला पार्ट पढ़ाया गया, उसमें लंब कोणीय सदिश बताया गया। जब हम देखते हैं कि अगर हम कहीं पर 8i लिख दिए हैं तो हम जान जाते हैं ये x अक्ष में गति कर रहा है क्योंकि i कैप लगा है। अगर j कैप लिखा हुआ है तो हम जान जाते हैं किसमें है, ये y अक्ष में जा रहा है। और अगर कहीं पर k कैप लिखा हुआ है तो हम जान जाते हैं कि ये किसमें जा रहा है, z अक्ष में जा रहा है। ये i कैप, j कैप, k कैप, ये उसकी दिशा को निर्धारित कर रहा है। हमने इस अदिश राशि में इस एकांक सदिश का गुणा करके इसको सदिश में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? वही चीज क्षेत्रफल में है। क्षेत्रफल पूरी तरीके से अदिश राशि है, लेकिन जब क्षेत्रफल में हम किसी एकांक सदिश का गुणा कर देते हैं तो उसी को नाम दिया गया क्षेत्रफल वेक्टर। जैसे कि मान लिया कि ये कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की दिशा हमने एकांक सदिश द्वारा इधर बताई। तो एकांक सदिश का मतलब हमने मान लिया इसका क्षेत्रफल a है और एकांक सदिश हमने a कैप ले लिया, तो a कैप की दिशा इस क्षेत्रफल के अभिलंबित बाहर की ओर है। तो क्षेत्रफल वेक्टर a हो गया और इसी को नाम दे दिया गया क्षेत्रफल वेक्टर। यानी कि हमने इस क्षेत्रफल में एकांक सदिश का गुणा करके इसको सदिश में परिवर्तित कर दिया और इसकी दिशा क्षेत्रफल के अभिलंबित बाहर की ओर को दिष्ट होगी। जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसकी दिशा क्या होगी बेटा? पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर होगी। बाकी कुछ नहीं, जैसे मैंने ये सब किया है वैसे ही क्षेत्रफल वेक्टर होता है, बस उसमें एकांक सदिश का गुणा कर दिया गया और उसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर को है। बात में आ गई। तो ये जो क्षेत्रफल वेक्टर, इसकी दिशा कहां होगी बेटा? पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। तो ये ds हो गया बेटा। इस पोजीशन में घन कोण का मान d ओमेगा बराबर ds अपान r स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा तब की पोजीशन में जब ये पृष्ठ यहां से बन रहा है, तब d ओमेगा बराबर ds अपान r स्क्वायर। इन केस अगर ये कोण इस तरीके से बन रहा है या ये पृष्ठ क्षेत्रफल थोड़ा सा कोण लेते हुए इतना कोण थीटा डिग्री का बनाते हुए ये इतना हमको क्या है, बाहर की ओर को दिष्ट हो रहा है, तब क्या होगा? उस पोजीशन में इस क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन अभिलंबित बाहर की ओर को ये होगी। तो इसके 2 घटक हो गए बेटा, एक हो गया क्षैतिज, दूसरा हो गया ऊर्ध्वाधर। हम ये कह सकते हैं, ये मान लीजिए। अब यहां पर ये हो गया ds cos थीटा, ये हो गया ds और ये हो गया ds sin थीटा। ये ds sin थीटा को हम नहीं लेंगे क्योंकि ऊर्ध्व घटक है, हम केवल ये थीटा डिग्री का जो ये कोण बना रहा है ds, इसको लेंगे। तो क्षैतिज में ही तो बेटा ये जाएगा जमीन में, जब जमीन में जा रहा है तो ds cos थीटा हो गया। उस पोजीशन में घन कोण d ओमेगा बराबर ds cos थीटा बटे में r स्क्वायर। अब अगर थीटा बराबर 0 होता है तो यही वाला फार्मूला हमको मिल जाएगा, d ओमेगा बराबर ds अपान r स्क्वायर। ठीक, अब अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरे के पूरे गोले के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, इसका समाकलन कर दीजिए।
ये ds हो गया, समाकलन कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, की गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओमेगा बराबर 1/r स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर से कट गया, ओमेगा बराबर 4 पाई। यानी कि बेटा एक चीज क्लियर हो गई, किसी भी गोले के पृष्ठ द्वारा मैक्सिमम जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो कितना है, 4 पाई का। तो घन कोण बात समझ में आ गई होगी कि घन कोण में अगर थीटा डिग्री का कोण बना रहा है तो डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर होगा। अगर थीटा 0 है तो उस पोजीशन डी ओमेगा बराबर ds अपॉन आर स्क्वायर। क्षेत्रफल वेक्टर क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। वैद्युत फ्लक्स का मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पानी बह रहा है, ये मान लीजिए पानी बह रहा है, अगर हम पानी के बीच में इस तरीके से पटरा लगाएं तो ये पानी इसको बहा ले जाएगा। अब पानी यहां रुकेगा नहीं, लेकिन अगर हम पटरे को इस तरीके से लगा दें, यानी कि लंबवत रख दें, तो पानी को क्या है ये रोक देगा। यानी कि हम कह सकते हैं पानी की बल रेखाएं इसमें टकराएंगी और आगे नहीं जा पाएंगी। जब आगे नहीं जा पाएंगी तो हम अब क्या करते हैं, इस पटरे में छेद करते हैं। जब पटरे में छेद कर देंगे तो पानी प्रेशर के साथ इस तरीके से निकलेगा। पानी जब प्रेशर के साथ निकलेगा बाहर की ओर बड़ी तेजी से, तो पानी की बल रेखाएं ही तो निकली। जब पानी की बल रेखाएं निकली तो इसको नाम दिया गया जल फ्लक्स। क्या कह सकते हैं बेटा हम? इसी तरीके से वैद्युत फ्लक्स भी है। यहां पर हमने जल फ्लक्स क्यों बोला? पानी की बल रेखाएं क्षेत्रफल से गुजर रही हैं तो जल फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? अगर ये वैद्युत की रेखाएं हो, ये वैद्युत क्षेत्र हो और वैद्युत क्षेत्र में इस तरीके से ये पृष्ठ रखा हुआ हो, तो पृष्ठ रखे होने से इसमें क्या है, बल रेखाएं गुजरेंगी किसकी? वैद्युत क्षेत्र की। तो इसको हम बोल देंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या बोल देंगे बेटा? वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, या कहीं कहीं पर फाई ई लिख देते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को बोलेंगे, क्योंकि विद्युत की बल रेखाएं गुजर रही। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में रखा होगा तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत सिंपल सा बेटा, जल गुजरेगा, जल फ्लक्स बोल दिया। इसमें वैद्युत बल रेखाएं गुजरी, वैद्युत फ्लक्स बोल दिया। चुंबकीय बल रेखाएं गुजरी, चुंबकीय फ्लक्स बोल दिया। तो यहां पर हमने क्या बोला? एकांक क्षेत्रफल का पृष्ठ जब वैद्युत क्षेत्र में रखा होगा तो उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई या फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर क्या होता है बेटा? ई डॉट ए होता है। अगर डी फाई लेंगे तो ई डॉट डी ए होगा। क्यों बेटा हमने डी ए लिया? ये क्षेत्रफल सूक्ष्म क्षेत्रफल है। अब अगर मान लीजिए ये आपका पृष्ठ के साथ थोड़ा सा क्षैतिज से कुछ कोण बना करके ऐसे रखा है, तो यहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बदल जाएगी बेटा। जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बदल जाएगी तो फाई बराबर ई डॉट डी ए जो हम लेते हैं उस आधार पे ई डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। आपको बताया गया होगा कक्षा 11 में वेक्टर वाले पार्ट में जो गुणन में ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर बेटा डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 0 है बेटा तो हमारा ये सूत्र आ जाएगा। थीटा बराबर 0 नहीं है तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा से ही हमको सॉल्व करना होगा। तो वैद्युत फ्लक्स भी समझ में आ गया होगा कि एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ को जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। अगर थीटा डिग्री का कोण बना रहा है बेटा तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ये था हमारा वैद्युत फ्लक्स। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ बेटा, गॉस थ्योरम। असल में हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें एज्यूम करनी पड़ती है, कल्पना करनी पड़ती है बेटा। कल्पना में भी जब हम गॉस थ्योरम की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे गॉस, जिन्होंने कहा था कि मान लीजिए अंतरिक्ष में कहीं पर आवेश है तो उस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे।
कूलाम के नियम को कैसे निकालेंगे, इन सब बातों को ध्यान में रख करके गॉस ने अपना एक पृष्ठ दिया जिसे गॉसियन पृष्ठ नाम दिया। वास्तव में गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, अंतरिक्ष में अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ मान ले उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, लेकिन वो बंद पृष्ठ होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, उसी को गॉसियन पृष्ठ कहा गया। यानी कि अगर कहीं पर अंतरिक्ष में हमने काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लिया, वो किसी भी आकार का हो, गॉसियन पृष्ठ है। तो गॉस ने एक थ्योरम दी थी जो कि हम यहां आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं गॉस थ्योरम है क्या। गॉस ने यह कहा था कि अगर किसी पृष्ठ पर आवेश Q स्थित है या आवेश Q उसमें है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा या वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा, अर्थात फाई इज इक्वल टू Q/ε0। अगर इस पृष्ठ पर Q आवेश है बेटा, तो इस Q आवेश का 1/ε0 गुना होगा। फिर सुन लीजिए, किसी गॉसियन पृष्ठ पर यदि Q आवेश स्थित है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए प्रमेय है, प्रमेय की उत्पत्ति होना अनिवार्य है, इसलिए उत्पत्ति भी देखना जरूरी है। जैसे कि ये कोई गॉसियन पृष्ठ हमने मान लिया, इस गॉसियन पृष्ठ का एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds मैंने यहां पर मान लिया, जिसकी दिशा अभिलंबवत बाहर की ओर को दिष्ट है। मैंने आपसे कहा था पृष्ठ क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल की दिशा अभिलंबवत पृष्ठ के बाहर की ओर को होगी। इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण यानी डी ओमेगा ये, इसकी त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल r है। बेटा इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उसको ज्ञात करने के लिए हमको क्षेत्रफल, वो वैद्युत क्षेत्र भी चाहिए। वो वैद्युत क्षेत्र मैंने E इस तरह मान लिया। आपको हमने बताया है पहले चैप्टर में कि वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के अवलंबवत बाहर की ओर को होती है, और अगर पृष्ठ में प्रवेश कर रही है तो वह अवलंबवत अंदर की ओर, यानी पृष्ठ के अवलंबवत होगी। तो पृष्ठ के अवलंबवत मतलब इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं डी फाई बराबर ई डॉट ds मैंने ले लिया, क्षेत्रफल वेक्टर यहां बेटा ds है। इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा बराबर 0 डिग्री का है, तो डी फाई बराबर हो गया ई ds। कहीं कोई समस्या बेटा? जब ई ds हो गया तो बेटा डी फाई हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए समाकलन करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए संपूर्ण के लिए समीकरण का समाकलन करना, समाकलन करने पर तो बेटा क्या हो जाएगा, डी फाई होल सरफेस हमने ले लिया, फाई लिख दे रहे हैं, यहां पर ई हो गया और ds हो गया। अब बेटा यहां पर डी फाई को हमने फाई लिख दिया बेटा, ई का मान हमको रखना है, इसको ds लिख दिया। ई बराबर आपने देखा है 1/4πε0 Q अपान में r स्क्वायर, क्योंकि बेटा इस पर आवेश कितना है Q, और यहां से लेके इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4πε0 Q बटा r स्क्वायर है। इस वैल्यू को यहां रख दें, और यहां पर ds बराबर 4πr² लिख दिया, क्योंकि हमको मालूम है गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। तो फाई बराबर हो गया 1/4πε0 Q बटे r², और इंटू में 4πr², 4πr² 4πr² कट गया, फाई बराबर हो गया Q बटा ε0। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी पृष्ठ पर या किसी गॉसियन पृष्ठ पर Q आवेश उपस्थित है या Q आवेश है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता। अगर कई छोटे छोटे आवेश है, मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस तरीके से हैं, तो बेटा यहां पर हो जाएगा फाई बराबर सिग्मा Q अपान में ε0। तो यहां पर क्या सभी आवेशों को जोड़ करके सिग्मा Q बटा ε0 होगी। तो ये तो फिलहाल गॉस की प्रमेय थी। अब गॉस की प्रमेय की कुछ अनुप्रयोग हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए
पहला अनुप्रयोग है कि अगर कोई चालकी गोला है, कोई धात्विक गोला है, तो उसके कारण उसके पृष्ठ पर, उसके केंद्र पर और उसके बाहर इन तीनों जगहों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो पहले उसको देख लेते हैं। मान लिया कोई धात्विक चालक है जो कि गोल है, इसके केंद्र पर हमको Q आवेश हमने दिया, तो हमको मालूम है कि जब किसी गोले के अंदर Q आवेश दिया जाता है तो सदैव वो उसके पृष्ठ पर आकर के एकत्रित हो जाता है। इसके बाहर यहां पर कहीं पर कोई बिंदु है P, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी। मान लिया इसकी त्रिज्या R है, तो बेटा इसको भी लेकर के हमने काल्पनिक पृष्ठ मान लिया जो कि गॉसियन पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित कोण हो गया d ओमेगा। क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन अवलंबक बाहर की ओर को है, वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन यही हो जाएगी बेटा। जब यही हो जाएगी तो हम देखते हैं इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E डॉट ds। बेटा थीटा बराबर 0 है तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E ds हो जाएगा। अब जब E ds है तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हम इसका समाकलन करते हैं। जब समाकलन कर देंगे तो डी फाई बराबर E ds हो गया बेटा। डी फाई का मान हो गया फाई और ये हो गया E ds। ठीक, अब हमको मालूम है फाई बराबर E ds जब हमने लिख दिया तो यहां पर इसका मान होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, धात्विक चालक है इसलिए 4 पाई r स्क्वायर हमने यहां पर रख दिया। अब बेटा फाई बराबर गॉस की थ्योरम से Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं Q बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू में 4 पाई r स्क्वायर। E बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा r स्क्वायर। एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर ये गोला आपका चालकी है तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कूलाम के नियम में निकाला था वही यहां पर निकला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा r स्क्वायर। गोले के बाहर r त्रिज्या पे है तो ये निकला। अगर गोले के पृष्ठ यहां पर होता और इसकी त्रिज्या स्मॉल r होती तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा r स्क्वायर हो जाएगा। इसी आधार पे हम कूलाम के नियम को भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमको मालूम है कि F बराबर होता है Q0 इंटू में E, यानी कि अगर कोई परीक्षण आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र पे रखा है तो उस पर जो बल लग रहा है वही तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। तो F बराबर Q0 इंटू E, तो Q0 इंटू में E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में r स्क्वायर, तब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे में r स्क्वायर। यही तो बेटा कूलाम का नियम है, यही तो कूलाम का नियम है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि अगर कहीं पर कोई आवेश किसी चालकी पृष्ठ पर दिया जाता है तो उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमको प्राप्त हो गई जो कि r दूरी पर है, इसके केंद्र से r दूरी पर है। अगर इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो यहां पर हो जाएगा, तो हम इसको भी एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिए, तब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा r स्क्वायर। अगर आवेश इसके अंदर है, सपोज दैट आवेश इसके अंदर यहां पर कहीं पर है, तो क्या होगा? तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि अगर आवेश इसके केंद्र पर किसी चालकी पृष्ठ पर अंदर की ओर देते हैं तो वो सदैव उसके पृष्ठ पर आकर के एकत्रित हो जाता है, और जब पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएगा तो अंदर आवेश का मान शून्य, या हम ये कह सकते हैं कि अंदर विभवांतर शून्य होगा, जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो ये तो फिलहाल चालकीय पृष्ठ के कारण था। चालकी यानी कोई धात्विक टुकड़ा है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर क्या होगी, और कूलाम का नियम कैसे सत्यापित होगा, फिलहाल तो वो ये था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बेटा अगर यही अचालकी गोला, अधात्विक गोला, तो क्या होगा? तो अधात्विक गोले में थोड़ा सा अंतर है। चालकी गोले में बाहर वैद्युत क्षेत्र हमको मिल रहा था, लेकिन अचालकी गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर प्रश्न लेंगे तो हमने आपको घनकोण की परिभाषा में बताया है कि किसी गोले या किसी गॉसियन पृष्ठ के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को ही हम घनकोण कहते हैं।
लेकिन अगर केंद्र के बाहर ले रहे हैं बेटा तो वहां तो घनकोण बनेगा ही नहीं। जब घनकोण नहीं बनेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। इस वजह से अचालकी पृष्ठ है तो उस केस में बाहर कोई भी आवेश नहीं होगा, इस वजह से वहां पर आवेश का मान शून्य होने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, चालकी गोले में बाहर तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, पृष्ठ के अंदर नहीं होगी। अचालकी गोले में बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, पृष्ठ के अंदर शून्य नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं पृष्ठ के अंदर और पृष्ठ पर क्या होगी। मान लिया ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, अचालकी गोले के कारण है बेटा। ये कोई अचालकी गोला है, इस गोले के केंद्र पर, यह हमारा यहां पर है, इससे केंद्र से पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r। इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, जबकि इसमें q आवेश दिया गया है। जब बेटा q आवेश दिया गया है तो इसके पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो बेटा हमको ये मालूम है कि इस पृष्ठ O से या पृष्ठ के केंद्र O से इसकी त्रिज्या अगर r है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A बराबर 1/4πε0 q बटा r स्क्वायर होगी। लेकिन अगर मान लीजिए अंदर कहीं पर q डैश आवेश है जो कि इससे कैपिटल R दूरी पर है, तो बेटा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम इस R को त्रिज्या मान करके हम एक गॉसियन पृष्ठ ऐसे अंदर की ओर बना देंगे। जब गॉसियन पृष्ठ अंदर की ओर बना देंगे तो q आवेश जो दिया गया है वो इसके अंदर बराबर रूप से वितरित है। जब बराबर रूप से वितरित है बेटा तो इसका आवेश घनत्व हमारा क्या होगा? बराबर होगा, हर बिंदु पर बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसका आयतन घनत्व निकालेंगे। यहां पृष्ठ घनत्व गलत बोल गए, आयतन घनत्व हमको निकालना है रो। अब आयतन घनत्व जब बराबर होगा तो साधारण में देख ली। चलिए देखते हैं, पृष्ठ पर तो बात सुनिए आगे, E बराबर 1/4πε q बटा r स्क्वायर। ये पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है उसको देखा जाए। माना q डैश आवेश कैपिटल R त्रिज्या के गॉसियन का है। माना q डैश आवेश r त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ का है। जब r डैश त्रिज्या के, ये हमारा क्या q डैश जो r त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ का है, तो इसका आयतन घनत्व रो बराबर 4/3 पाई r क्यूब, यह है आयतन। तो बेटा एक चीज यहां पर थोड़ा सा संशोधित करना है, q डैश आवेश बटा 4/3 पाई r क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट कर दी। अब बेटा पूरे इस गोले के कारण आयतन घनत्व यानी कि स्मॉल r त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ का आयतन घनत्व, ये भी तो रो ही होगा। रो क्यों होगा? क्योंकि एक ही तो गोला है, हर जगह घनत्व बराबर होगा। तो ये हो जाएगा q बटा 4/3 पाई r क्यूब। बेटा दोनों ही आयतन घनत्व है तो दोनों को बराबर कर दिया जाए। q डैश बटे में 4/3 पाई r क्यूब, यहां पर हो गया q बटा 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 कट गया, q डैश की वैल्यू आ गई q इंटू में r क्यूब अपान में r क्यूब। q डैश का मान निकल आया। अब बेटा ये बताओ, इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको चाहिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 q डैश अपान में r स्क्वायर। बेटा अब q डैश की वैल्यू रखो, 1/4πε0 q डैश की वैल्यू हो गई q इंटू में r क्यूब अपान में r क्यूब इंटू में r स्क्वायर से कट गया, ये हो जाएगा q बटा 4πε0 और r अपान में r क्यूब। ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालकी गोले के पृष्ठ के अंदर।
अब अगर इसको तुमको लिखना चाहो थोड़ा सा और संशोधित करके तो लिख सकते हो, यह आपका क्या है आर स्क्वायर ले लो। हम यहाँ पर क्या है क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 को हटा करके हमने यहाँ पर आर क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब देखो बेटा अगर हम इसको थोड़ा सा संशोधित कर दे, आर स्क्वायर इंटू में आर लिख दे तो कोई दिक्कत, यह आपका पृष्ठ घनत्व तो होता है, हमको मालूम है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, अगर हम लिख दे तो ये पृष्ठ घनत्व है। तो यहाँ पर हम पृष्ठ घनत्व के रूप में अगर लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहो तो यही लिखे रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा लिख दीजिए बटे में, अब देखो आर स्क्वायर है, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 इंटू में आर और कैपिटल में आर। यह आपका क्या आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अचालकीय गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये पृष्ठ घनत्व के आधार पर है और ये आपका आवेश के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहीं पे कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमने अभी आपको बताया आयतन घनत्व, पहले तो रेखीय घनत्व की बात कर लीजिए। रेखीय घनत्व क्या है, रेखीय घनत्व लेमडा बराबर क्यू बाई एल, यानी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही रेखीय घनत्व कहते हैं। फिर क्या है पृष्ठ घनत्व या क्षेत्रफल घनत्व, क्यू बाई ए, इसको सिग्मा से पढ़ते हैं। ठीक, यानी एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तीसरा है आयतन घनत्व रो, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को ही आयतन घनत्व क्यू बाई बी कहते हैं। तो बेटा जिन तीन की आगे जरूरत पड़ेगी इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई। चलिए इसके कुछ अनुप्रयोग और हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करके उसको फाइनल करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।